तो आप सभी का डाउट नट पर बात कर रहे हैं बेटा जी यहाँ पर पुष्प पादपों की आकार की, जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी, पुष्प की, है ना। और पुष्प में हम बात कर रहे थे पुष्प के भागों की, जिसमें हमने पढ़ लिया था क्या, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उनका निवेशन हमने देख लिया था, या हम बोलेंगे उनका हमने लगना देख लिया था कि किस तरीके से लगे होते हैं। उसके अलावा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी सममिति की और पुष्प पत्रों का निवेशन। अब आज हम बात करने वाले हैं बच्चों किस चीज की, पुमंग की और जायांग की, जो लैंगिक अंग है किसमें, एक पुष्प में। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में लेकर आऊंगा क्या, क्विज। क्विज वही अटेंड कर पाएंगे जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा लेक्चर अटेंड करेंगे, पूरा केवल उन्हीं से ही हो पाएगा। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में बेटा जी, यहाँ पर पुष्प के बारे में। अब पुष्प में मैंने आपको बताया था सारे भाग बता दिए हैं, सिर्फ दो चीजें रह गई हैं, पुमंग और जायांग। सबसे पहले बात करते हैं किसकी बेटा जी, हमारे पुमंग की, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, और ये बना होता है किससे, ये बना होता है क्या, ये समूह होता है किसका, ये मैंने आपको बताया था, ये होता है समूह किसका, पुंकेसर का। किसका समूह होता है, पुंकेसर का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमन। और पुंकेसर जो होता है वो दो भागों से बना होता है, ये होता है क्या, परागकोश, ठीक है, और ये जो डंडी जो आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं पूतंतु। ठीक है, तो इन दोनों चीजों से मिलकर बना होता है क्या, पुंकेसर। ठीक है, तो बड़े सिंपल शब्दों में मैंने बोला नर जनन अंग जो है उसका नाम है पुमंग। पुमंग जो है वो क्या है, एक समूह है किसका, पुंकेसरों का। पुंकेसर किससे बने हुए हैं, हमने बात करी दो चीजों से, एक परागकोश से और एक उसकी डंडी से। ये बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, अब मेन कौन है, मेन है यहां पर ये परागकोश। ठीक है, अब इस परागकोश को जरा गौर से देखिए। ये परागकोश जो होते हैं ये दो पालियों से बने होते हैं। देखिए यहां पर दिख रही, एक ये है एक इधर है, दो पालियां हैं। क्या, परागकोश जो होता है बेटा जी, याद रखना है आपने, परागकोश जो होता है वो द्विपालित होता है। अब जिनको समझ में नहीं आया द्विपालित, इधर देखिए, ये देखिए, ये एक पाली, ये दूसरी पाली, कितनी पालियां हैं, दो, और ये है तंतु, खत्म, इतनी सी बात है। ये एक पाली है, ये दूसरी पाली है, दो पालियां हैं किसकी, परागकोश की। समझ में आ गया, सिंपल सा था। आप देखिए गौर से देखिए, यहां पर एक ये पाली एक ये पाली, कितनी पालियां हैं, दो हैं। ठीक है, तो द्विपालित होता है कौन बेटा जी, हमारा परागकोश। ठीक है, अब जब हमने इसको काटा तो काटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कैसा देखिएगा, इसको जब मैंने काटा, देखिए देखिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। सोचिए, यहां से जब मैं काटूंगा, ऐसे काटूंगा तो ऐसा दिखाई देगा। इसको हमने और बड़ा कर कर देखा, हमें पता लगा साहब ये संरचना कुछ ऐसी दिखाई दे रही, कुछ इस तरीके से थी। नीचे भी दिखा देते हैं, कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी। अब जरा सोचिए, ये क्या थी, एक पाली थी, ये भी क्या है, एक पाली है। कितनी पालियां मिल रही है बेटा, एक ये भी एक पाली है, ये भी एक पाली है। कितनी पालियां हैं, दो पालियां हैं। अब जरा सोचिए, एक पाली, ये पूरी क्या है, एक पाली है, ये दूसरी पाली है। एक पाली में कितने किनारे हैं, जरा सोचिए, दो। इस पाली में कितने किनारे हैं, दो, है ना। तो एक पाली में कितने किनारे, दो, दूसरी पाली में कितने किनारे, दो, टोटल कितने किनारे हो गए हैं, चार। देख लीजिए यहां पर, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये एक पाली, ये दूसरी पाली, एक पाली में दो किनारे, इस पाली में दो किनारे। तो याद रखना है, भूलना नहीं है, ये जो किनारे होते हैं इनको हम बोलते हैं कोष्ठक। क्या बोलते हैं, कोष्ठक। अब आप मुझे बताएं कितने कोष्ठक मिल रहे हैं टोटल
द्विपालित परागकोश में। क्या मैं बोल सकता हूं ये परागकोश में, ये पूरे परागकोश में जो द्विपालित है, इस द्विपालित में कितने कोष्ठक मिल रहे हैं? 4 कोष्ठकीय है। याद रखना ये कैसा होता है बेटा जी? 4 कोष्ठकीय होता है, भूलना नहीं है। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, याद रखना है आपने, भूलना नहीं है। टोटल कितने किनारे हैं? 4 किनारे हैं। एक पाली में 2 किनारे, दूसरी में भी 2 किनारे। अब इन किनारों के, इन कोष्ठकों के अंदर क्या मिलता है? इन कोष्ठकों में आपने याद रखना है, भूलना नहीं है, इनके अंदर मिलते हैं पराग कण। भूल मत जाइएगा बच्चों, इन्हीं के अंदर मिलते हैं क्या? पराग कण। ठीक है, तो ये कौन है? पराग कण है। बताएं, समझ में आ गया? तो ये सिंपल सी चीज याद रखेंगे। फिर से मैं पूरा रिवाइज करा देता हूं, जल्दी से देखिएगा। हमने बोला पुमंग कौन है? नरजनन अंग। पुमंग किसका समूह है? पुंकेसर का। पुंकेसर किससे बना हुआ है? परागकोश और तंतु। तंतु क्या है? डंडी है। मेन कौन है? परागकोश है। क्यों? क्योंकि युग्मक जो होते हैं वो कहां बनते हैं? परागकोश में बनते हैं। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंथर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है हमें, सब कुछ याद कर डालना है। ठीक है, ये परागकोश की हम बात कर रहे थे, हमने बात करी भैया परागकोश जो होता है उसमें 2 पालियां होती हैं। कितनी पालियां हैं? 2 पालियां, एक ये और एक दूसरी। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग करके दिखा दिया, एक में इस तरीके से डंडे खींच दिए और एक खाली दिखा दिए। ठीक है, अब ये एक पाली है और ये दूसरी पाली है। ठीक है, अब हमने जब गौर से देखा हमें पता लगा एक पाली में, इस पाली में 2 किनारे हैं और उस पाली में भी 2 किनारे। प्रत्येक किनारा क्या है? कोष्ठक है। तो कितने कोष्ठकीय हो गया परागकोश? 4 कोष्ठकीय हो गया। प्रत्येक कोष्ठक के अंदर भरे पड़े हैं क्या? परागकण। देख लीजिए यहां पर क्या भरे पड़े हैं? परागकण भरे पड़े हैं। बताएं, क्या ये सिंपल सी संरचना समझ में आ गई है? चलें आगे। अब स्टार बनाकर आपने कुछ लिखना है। क्या लिखना है? ध्यान से सुनना। मैंने आपसे बोला प्रत्येक कोष्ठक के अंदर क्या मिल रहे हैं? परागकण मिल रहे हैं। किसी बात समझ में आ गई है ना बेटा? परागकण कौन है? सोचिए, इन्हीं परागकणों में, ध्यान से सुनना, परागकणों में, इनमें 2 नर युग्मक मिलते हैं। भूलना नहीं है बच्चों, याद रखना, परागकण जो है वो नर युग्मक नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं जब हमने वनस्पति जगत पढ़ा था। परागकण नर युग्मक नहीं है, परागकण नर युग्मकोद्भिद है। याद रखना, परागकण नर युग्मकोद्भिद है, जिसके अंदर हैं 2 नर युग्मक। भूल मत जाना। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझ कर मुझे बताइए, एक ऐसा परागकोश जिसके 4 किनारे तो हैं, लेकिन चारों किनारों के अंदर परागकण नहीं है। सोचो, इमेजिन करो, किसी परागकोश में परागकण ही नहीं है। क्या वो मैं बोल सकता हूँ नर जनन अंग जो है, क्या वो जनन कर पाएगा? सोचिए, क्या ऐसा नर जनन अंग जो है, क्या वो युग्मक उत्पन्न कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। याद रखना, ऐसा पुमंग जो जनन योग्य नहीं होता। क्या बोला हमने? ऐसा पुमंग जो जनन योग्य नहीं होता, उसे स्टेमिनाइड नाम देते हैं। याद रखना, क्या नाम देते हैं? स्टेमिनाइड। भूलिएगा मत, क्या नाम देते हैं बेटा जी? स्टेमिनाइड। ठीक है, स्टेमिनाइड कहते हैं। अब जिनको समझ में नहीं आया, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। देखो, मैं एक नर हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं कौन हूं? नर हूं। ठीक है, मैं जनन कब कर पाऊंगा? जब मैं युग्मक उत्पन्न कर पाऊंगा, है ना। अगर मैं युग्मक नहीं उत्पन्न कर पाऊंगा, इट मीन्स मैं जनन नहीं कर पाऊंगा।
वही बात मैंने ये बोली, ये कौन था? नर जनन अंग है। अब जरा सोचिए, अगर नर जनन अंग यानी कौन? पुमंग, अगर क्या ना बना पाए? परागकण का निर्माण नहीं कर पाता, इट मीन्स युग्मक का निर्माण नहीं हो पाएगा, इट मीन्स वो जनन योग्य नहीं होगा। तो ऐसा पुमंग जो जनन योग्य नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नर युग्मक नहीं बन रहे हैं। वो कई सारी परिस्थितियां हो सकती हैं, तापमान हो सकता है, दाब हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से अगर परागकण नहीं बने तो ऐसी परिस्थिति में ऐसा पुमंग जो होएगा वो क्या कहलाएगा? आपका स्टेमिनाइड कहलाएगा। या ऐसा पुंकेसर जो है आपका क्या कहलाएगा? स्टेमिनाइड कहलाएगा। बताएं, क्या ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई है? चले आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इसी पुमंग से आ रहा है वो आ रहा है पुंकेसरों का ससंजन। अब आप बोलेंगे सर पुंकेसरों का ससंजन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। जब एक पुष्प के किसी पुष्प पत्र के अव्यय जुड़ते हैं तो उसे पुष्प पत्र का ससंजन कहते हैं। अब आप बोलेंगे क्या सर समझ में नहीं आया? ध्यान से सुनना। देखो क्या लिखा हुआ है, जब एक पुष्प के यानी कोई एक पुष्प है, ठीक है, उसके किसी पुष्प पत्र, अब पुष्प पत्र क्या थे? 4 थे, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ये 4 क्या थे? पुष्प पत्र थे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था क्या 4 पुष्प पत्र होते हैं, 4 पुष्प में भाग होते हैं जिनको हम पुष्प पत्र बोलते हैं। तो हमने बोला कोई पुष्प पत्र है, अब मान लेते हैं पुष्प पत्र कौन है? मान लेते हैं पुमंग है, मान लेते हैं कौन है बेटा? पुमंग है। अब पुमंग किससे बना हुआ है भैया? पुमंग किससे बना हुआ है साहब? पुमंग बना हुआ है पुंकेसर से। चलो जी, किससे बना हुआ है? पुंकेसर से। अब जरा ध्यान से सुनना, वापस से देखना क्या लिखा हो। जब एक पुष्प के यानी कोई एक पुष्प है, उसके किसी पुष्प पत्र, मान लेते कौन सा पुष्प पत्र? पुमंग के पुंकेसर के अव्यय, अव्यय का मतलब उसके भाग। अब जरा सोचिए पुंकेसर के भाग कौन है? आप बोलेंगे सर परागकोश और पुतंतु। ये पुतंतु और परागकोश पुंकेसर के क्या हैं? सर ये अव्यय हैं, उसके पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं? पुंकेसर के। ठीक है, जुड़ते हैं, क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? पुष्प पत्रों का ससंजन कहते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं? पुष्प पत्रों का ससंजन कहते हैं। अब जरा इमेजिन करना, सुनना ध्यान से सुनना। देखिए मान लो ध्यान से देखना, ये आपका ये पूतंतु है और ये परागकोश है। ये पूतंतु परागकोश, ये पूतंतु परागकोश दिख रहे हैं? ये पुंकेसर, ये पुंकेसर, ये पुंकेसर, 3 पुंकेसर मैंने आपको दिखाए हैं। क्या पुंकेसर आपस में या पुंकेसर के पार्ट्स जो हैं क्या आपस में जुड़ रहे हैं? नहीं, अभी नहीं जुड़ रहे। अब देखना जरा, अब मुझे बताना, ये जो तीनों पुंकेसर के जो पूतंतु थे, क्या थे? पूतंतु थे, क्या आपस में जुड़कर एक नली बना दी है या नहीं बना दी है? आया समझ में? तो क्या मैं इसे पुंकेसर का ससंजन बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? पुंकेसर का ससंजन बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? बिल्कुल बोलूंगा। तो याद रखना, पुंकेसर का ससंजन मतलब जब पुंकेसर के अव्यय, अब इसको मैं क्या बोलूंगा? पुंकेसर का ससंजन का मतलब क्या बोलूंगा? पुंकेसर के अव्यय आपस में जुड़ जाते हैं। अब
अब मेनली कौन जुड़ेगा ये भी याद रखना है, कौन? पूतंतु जुड़ते हैं मेनली, मुख्य रूप से कौन जुड़ता है? ये पूतंतु जुड़ते हैं, परागकोश नहीं, कौन जुड़ रहे हैं? मुख्य रूप से पूतंतु जुड़ते हैं। बताएं, मीनिंग समझ में आ गया? ससंजन का मतलब पुष्प पत्रों का जुड़ना, पुष्प पत्रों के अवयवों का जुड़ना, क्या कहलाएगा? ससंजन। ठीक है, समझ में आ गया? अब सुनना 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 सुनना, ध्यान से सुनना। क्या ससंजन में दो अलग अलग पुष्प पत्र जुड़ रहे हैं? क्या हमने पुमंग को जायांग के साथ जोड़ा? क्या हमने पुमंग को दल के साथ जोड़ा? क्या हमने पुमंग को बाह्य दल के साथ, बाह्य दल पुंज के साथ जोड़ा? नहीं, हमने एक ही पुष्प पत्र के, ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला? किसी एक पुष्प के किसी पुष्प पत्र के अव्यय, यानी कोई एक पुष्प पत्र जैसे पुमंग के, कौन? पुंकेसर, उस पुंकेसर के अव्यय अगर आपस में जुड़ते हैं तो वर्ड यूज में लिया जाता है ससंजन। अब आप बोलेंगे सर अगर मान लो दल जो है, मान लो दल जो है, दल अगर वो पुंकेसर से जुड़ जाए, कौन? दल अगर पुंकेसर से जुड़ जाए, यानी पुमंग किससे जुड़ जाए? दलपुंज से जुड़ जाए, तो इस परिस्थिति को क्या बोलेंगे? अभी आएगी, उसे हम बोलते हैं असंजन। क्या बोलते हैं? असंजन, जो अभी हम देखेंगे। लेकिन अभी मुझे बताएं, ये वाला मीनिंग समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब ध्यान से देखना, इसके कुछ प्रकार हैं किसके? पुंकेसर के, ससंजन के। देखिए, सबसे पहला है बेटा जी एक संघी। अब आप मुझे बताएं, एक का मतलब समझ में आता है? वन। संघी का मतलब, संघ का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज जुड़ती है। ठीक है, अब देखिएगा जरा, यहां पर आपको, यहां पर ये दिख रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला भाग मत देखना, ये मत देखना, नीचे देखिए, ये पीले रंग के, बेटा पीले रंग के तो है परागकोश, और ये जो पिंक कलर का है, गुलाबी रंग के हैं, ये है पूतंतु। और कई सारे पूतंतु मिलकर एक नली बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये नली बनती हुई दिखाई दे रही है आपको। तो याद रखना, एक संघी का मतलब क्या होता है, भूल मत जाना। जब लिख नहीं रहा हूं, सिंपल सा, एक संघी का मतलब क्या होएगा? जब कई पूतंतु मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं, एक का। ठीक है, तो याद रखना, एक समूह या एक नली का निर्माण करते हैं। याद रखना, एक समूह या एक नली का निर्माण करते हैं, तो ऐसा पुंकेसरों का ससंजन क्या कहलाता है? एक संघी। इंपॉर्टेंट है इसका उदाहरण, और उदाहरण आपको देखकर समझ में आ गया ये कौन है? ये गुड़हल है। कौन है बेटा जी? ये गुड़हल है, जिसको हम चाइना रोज भी बोलते हैं, हिबिस्कस भी बोलते हैं। हिबिस्कस या चाइना रोज भी बोलते हैं, भूल मत जाइएगा इसको। ठीक है, याद रखना, एक संघी। ठीक है, चलें आगे। अब एक संघी है तो दूसरा प्रकार है द्विसंघी। अब द्विसंघी जरा देखिए, ये देखिए कई सारे देखो 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 देखो, कई सारे पूतंतु ने मिलकर एक नली बना दी, एक नली बना दी। और इसने कोई नली नहीं बनाई है, लेकिन ये भी तो है ना, ये भी तो एक है। तो जरा सोचिए कितनी नलियां मिल रही है यहां पर? दो। कितनी मिल रही हैं? दो। आप बोलेंगे सर दो कहां है, एक ही तो। अरे बाबा, ये तो अलग है ना, इसकी तो अलग है ना नली, इसकी तो पूतंतु अलग है, बाकी सारे पूतंतु मिलकर। खुद सोचो, एक कॉमन सी बात सोचो। देखो, मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, इधर देखिए, यहां पर, यहां से यहां आपको क्या दिखाई दिया? सोचो। आप बोलेंगे सर कई सारे पूतंतुओं ने मिलकर एक नली बना ली थी, ये एक संघी है। ठीक है, अब देखना मैं क्या दिखा रहा हूं। अब मुझे बताएं यहां पर क्या दिखाई दे रहा है। आप बोलेंगे सर इन दो पुंकेसरों के पूतंतुओं ने मिलकर एक नली बना ली है, और इसने नहीं बनाई, तो अभी भी नली कितनी है यहां पर? जरा सोचिए, कितनी नली है? दो है ना, तो क्या कहलाएगा? द्विसंघी। ये क्या कहलाएगा? एक संघी। अब ऐसे कई सारे अगर हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा? बहुसंघी कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? पहले एक बार हम द्विसंघी का उदाहरण देख लेते हैं। बेटा द्विसंघी याद रखना किसमें मिलता है? मटर में। किसमें मिलता है? मटर में। अब जल्दी से देखिए, बहुसंघी, पॉलीएडेल्फस। अब जरा देखिए, कई सारे पुंकेसर के पूतंतुओं ने मिलकर एक नली बनाई, फिर कई सारों ने मिलकर एक और नली बनाई, फिर कई सारों के पूतंतुओं ने मिलकर
एक और नली बनाई, तो ये परिस्थिति क्या कहलाएगी? बहुसंघी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी। और इसमें अगर कंफ्यूजन है ना, तो इसको और सिंपल तरीके से देखो। ये देखो, ये लो जी, ये है एक संघी, अब तो समझ में आ जाएगा ना मेरे भाई। अब जरा सोचिए, अब ये परिस्थिति क्या है? द्विसंगी है या नहीं है? ये क्या है? बहुसंगी। ये क्या है? द्विसंगी। और ये क्या थी? एक संगी। बताएं, अब समझ में आ गया कि कई सारे पुंकेसरों के पूतंतुओं ने मिलकर केवल एक नली बनाई, एक संघी। कई सारे पुंकेसरों के पूतंतुओं ने मिलकर दो नली बना दी, द्विसंगी। दो से ज्यादा बना दी नली, 1 2 3, तो हमने उसको क्या बोला है? बहुसंगी। बहुसंगी का उदाहरण आपने याद रखना है, नींबू, संतरा। उदाहरण मत भूलिएगा। बहुसंगी का कौन है? नींबू, संतरा। द्विसंगी का कौन है? मटर। एक संगी का कौन है? गुड़हल। ये जरूर याद रखना, एक संगी वाला इससे प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये हमने क्या देखा है बेटा जी? पुंकेसरों का ससंजन। अब हम बात करेंगे पुंकेसरों का आसंजन। अब क्या मतलब है पुंकेसर का आसंजन का? अब देखिएगा, आसंजन का मतलब क्या होता है, देखिएगा। उससे पहले हमने ससंजन का मतलब देखा था, अब आसंजन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब किसी पुष्प के पुष्प पत्र आपस में जुड़ते हैं, अब देखिए लाइन अलग है ना। वहां पर क्या था? जब किसी पुष्प के पुष्प पत्रों के अव्यय आपस में जुड़ रहे थे। यहां पर है क्या? अव्यय की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं दो अलग अलग पुष्प पत्र, जैसे पुमंग है, जायांग है, बाह्य दलपुंज है, दलपुंज है। अब जरा सोचिए, अगर बाह्य दलपुंज और दलपुंज अगर जुड़ गए थे तो हमने क्या बोला था? परिदलपुंज था या नहीं था? उसी प्रकार अगर दल ध्यान से सुनना, दल अगर किससे जुड़ जाए? पुमंग से, या दलपुंज किससे जुड़ जाए? पुमंग से, तो जरा सोचिए, दो अलग अलग पुष्प पत्र आपस में जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? आसंजन। क्या बोलते हैं? आसंजन। समझ में आया? मीनिंग क्लियर है? और सिंपल तरीके से बताऊं, देखो बेटा, मैं मान लो मैं एक पुष्प हूं, ध्यान से सुनना, मैं एक पुष्प हूं, ठीक है? अब इधर देखना, ध्यान से देखिएगा। मान लो मैं एक पुष्प हूं, ठीक है? मेरा ये वाला हाथ जो है, मान लेते हैं ये वाला जो हाथ है मेरा, ध्यान से सुनना, ये है पुमंग। सुनना, मैं एक पुष्प हूं, ये मेरा जो हाथ है ये मान लो पुमंग है, और ये वाला जो मेरा हाथ है ये मान लो दलपुंज है, ठीक? ये कौन है? पुमंग है, और ये कौन है? दलपुंज है। ये मेरी 5 उंगलियां जो हैं, पुमंग की 5 उंगलियां जो है, ये पुंकेसर है, ठीक है? अब आप मुझे बताएं, ससंजन का मतलब क्या था? जब एक पुष्प पत्र के अव्यय आपस में जुड़ जाएं तो वो है ससंजन, और जब एक पुष्प पत्र दूसरे पुष्प पत्र के साथ जुड़ जाए तो वो है आसंजन। अब आया मीनिंग क्लियर? चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब यहां पर लिखा हुआ पुंकेसरों का आसंजन, यानी पुंकेसर जो एक पुष्प पत्र है, जो कौन है? एक पुष्प पत्र है। अब ये अगर किसी पुष्प पत्र के साथ जुड़ेगा, जैसे मान लो ये किसके साथ जुड़ गया? दल के साथ जुड़ गया, बाह्य दल के साथ जुड़ गया, जायांग के साथ जुड़ गया, तो अलग अलग परिस्थितियां हो जाएगी। तो यहां पर मैं आपको 2 परिस्थितियां बता रहा हूं जो हमारे कोर्स में दे रखी है। पहली दे रखी है बेटा जी यहां पर दल लग्न। अब देखिए यहां पर वर्ड आ रहा है दल, और फिर आ रहा है लग्न। लग्न का मतलब क्या होता है? किसी चीज के साथ लग जाना, जुड़ जाना। अब कौन है? पुंकेसरों का आसंजन देख रहे हैं, यानी पुंकेसर जब दल के साथ लग जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो वो परिस्थिति क्या कहलाएगी? दल लग्न। सोचो, मीनिंग इसी में शब्द में जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ? क्या कि जब पुंकेसर
दल के साथ जुड़ जाते हैं। किसके साथ जुड़ जाते हैं बेटा? दल के साथ जुड़ जाते हैं। अब देखो ये रंगीन भाग दिख रहा है आपको, दल, और ये कौन है बेटा जी? पुंकेसर। अब ये दोनों ये दल, ये पुंकेसर, हमने इन दोनों को जोड़ रखा है। हमने नहीं जोड़ा, प्राकृतिक रूप से देखो जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए, दोनों फ्यूज्ड हैं या नहीं है। ये परिस्थिति क्या कहलाती है? दल लग्न कहलाती है। भूलना नहीं है, इसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंगन। भूल मत जाइएगा, बैंगन इंपॉर्टेंट है। बैंगन जो होता है उसमें कौन सी परिस्थिति मिलती है कि जो पुंकेसर होते हैं वो किसके साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं, किसके साथ जुड़ जाते हैं? दल के साथ जुड़ जाते हैं। याद रखना। क्या ये पहला पुंकेसर का आसंजन क्लियर है? डनाडन डन। चले आगे। दूसरी परिस्थिति, बस ये दो ही परिस्थितियां होती है पुंकेसरों के आसंजन की जो हमारे कोर्स में, एक है दल लग्न और एक है परिदल लग्न। अब आप खुद सोचना इसका मीनिंग। लग्न का मतलब तो समझ में आता है, किसी चीज का जुड़ना। किसका जुड़ना? पुंकेसर का। इससे पहले वाला जो हमारा प्रकार था आसंजन का, उसमें किससे जुड़ रहे थे? याद करिए, पुंकेसर किसके साथ लग्न हो रहे थे? हमने बोला दल के साथ हो रहे थे। अब यहां पर शब्द आ रहा है परिदल। अब याद करिए परिदल क्या था? सोचो, दिमाग लगाओ, परिदल क्या था? जब दल और बाह्य दल जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? परिदल। याद आ रहा है? भूले तो नहीं है? क्या क्या? जब दल और परिदल, जब दल और बाह्य दल आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे जो संरचना बनती है उसका नाम होता है परिदल। मेरे से कई बच्चों ने पूछा था, सर परिदल का उदाहरण बता दो। अब जरा सोचिए, इस परिस्थिति में जो मैं उदाहरण बताऊंगा उन पादपों में परिदल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। तो याद रखना, प्याज, उदाहरण याद रखना, प्याज जो होता है और लिली, ये दो उदाहरण आपने फिर बिल्कुल नहीं भूलने हैं। प्याज, पहला बिंदु तो ये समझना, प्याज और ये है लिली। प्याज जो होता है और लिली जो होती है, ठीक है, इनमें मिलते हैं परिदल। क्या मिलते हैं? परिदल। परिदल क्या होते हैं? जब ऐसे पुष्प जिनके दल और बाह्य दल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो संरचना बनती है, उसका नाम होता है परिदल। और इन परिदलों के साथ कौन जुड़ रहा है? सब पुंकेसर जुड़ रहे हैं। ये परिस्थिति क्या कहलाएगी? परिदल लग्न कहलाएगी। माथा घूम गया? घूमेगा बेटा। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, देखो अगर सारी चीजें अगर इजी होने लग जाए, सोचना है, कॉमन सेंस ही बात लगाना, सब कुछ अगर इजी होने लग जाए तो हर कोई डॉक्टर ना बन जाए। कुछ देखो, जीवन में जब तक कठिनाइयां नहीं आएंगी तो इवोल्यूशन कैसे होएगा? विकास कैसे होएगा? सारी चीजें अगर इजी होने लग जाए तो सब कुछ आसान होने लग जाए, दुनिया बहुत बढ़िया ना हो जाए। हर जगह कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कुछ कठिनाइयां पैदा करी हैं। अब उन कठिनाइयों को जो पार करेगा, उन चीजों को जो समझेगा, वही आगे जाकर तरक्की करेगा। अब खुद सोचिए, आपको अगर कंफ्यूजन लग रहा है, इट मींस ये टॉपिक जो है ना वो वास्तव में टफ है, याद नहीं होते हैं इसके उदाहरण, तो आपको वो रिवाइज करना पड़ेगा बेटा। मीनिंग में आपको बता सकता हूं क्या कि परिदल लग्न का मतलब क्या था कि पुंकेसर जो होते हैं वो जुड़ गए हैं। अब यहां पर जुड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ये डायग्राम मेरे पास था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया लिली का, कि कहीं ना कहीं पुंकेसर जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। किससे? परिदल से। सर परिदल क्या था? जब दल और बाह्य दल जुड़ जाते हैं। सर उदाहरण? सर ये मिलता है प्याज और लिली में। खत्म, इतनी सी बात थी। सर दल लग्न क्या था? जब पुंकेसर जुड़ जाते हैं दल से। उदाहरण था बैंगन। सर परिदल लग्न क्या था? जब पुंकेसर जुड़ जाते हैं किससे? परिदल से। उदाहरण क्या था? प्याज और लिली। खत्म, इतना ही था पुमंग। बस इतना ही पढ़ना था। किसके बारे में? पुमंग के बारे में। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। खत्म, इतनी सी बात है। चले आगे। अब ये हमने बात कर ली किसकी? पुमंग की। अब नेक्स्ट आ रहा है कौन? जायांग। बेटा जायांग जो होता है वो किससे बना होता है? ये मादा जनन अंग होता है। कौन? जायांग। कौन है? मादा जनन अंग, जो किससे बना होता है? ये स्त्री केसर से बना होता है। किससे बना होता है? स्त्री केसर से। इतनी सी बात समझ में आती है। सर स्त्री केसर किससे बना होता है? सर 3 भागों से बना होता है।
कौन कौन? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। वर्तिकाग्र जो होती है वो एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कौन आएंगे? परागकण आएंगे। जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है, एक जगह होती है जहां पर ट्रेन जहां पर आ रही है, वो क्या है? प्लेटफॉर्म है ना, ट्रेन का प्लेटफॉर्म है। उसी तरीके से परागकण जब आएंगे उड़ते हुए या कीड़ों द्वारा लाए हुए, तो वो किसके ऊपर लाए जाएंगे? इधर इसके ऊपर। तो वर्तिकाग्र किसका प्लेटफॉर्म है? परागकणों का। बस खत्म, इतनी सी बात। वर्तिका ये क्या है? एक लंबी सी नलिका है, बस। और मेन जो चीज है वो है ये नीचे अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर बस, और मेन जो चीज है वो है ये नीचे अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर मिलते हैं बेटा जी, ध्यान से सुनना, कौन? बीजांड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस अंडाशय के अंदर कौन मिलते हैं? बीजांड मिलते हैं। बताए, सिंपल सा था। ये तीन चीजें मिलकर क्या कहला रही हैं? स्त्री केसर। अब मुझे पता है आपका प्रश्न, आप पूछेंगे सर एक पुष्प में एक स्त्री केसर होता है कि एक से ज्यादा होते हैं? आइए, स्त्री केसर का दूसरा नाम होता है अंडप। याद रखना, स्त्री केसर का दूसरा नाम क्या होता है? अंडप। स्त्री केसर को, अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। स्त्री केसर को हम बोलते हैं पिस्टिल, और अंडप को बोलते हैं कार्पल। ठीक है, ये इंग्लिश में मैंने वर्ड लिख दिए। अभी सिर्फ इतना सा, जायांग कौन है? मादा जनन अंग किसमें? पुष्प में। किससे बना होता है? स्त्री केसर से। स्त्री केसर किससे बना होता है? स्त्री केसर या अंडप बोल दीजिए। स्त्री केसर और अंडप एक ही चीज है। किससे बनी होती है? तीन भागों से, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। अंडाशय के अंदर कौन होता है? बीजांड होता है। सिंपल सा था। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब ध्यान से सुनना। आप पूछेंगे सर ये बीजांड किससे जुड़ा हुआ है? सुनना, देखो, ध्यान से देखना। पहले इस चीज को समझते हैं, फिर मैं आपके दूसरे प्रश्न का आंसर दूंगा। ध्यान से सुनना। ये है कौन बेटा? अंडाशय है। ठीक है, इस अंडाशय के अंदर ध्यान से देखना, मान लो ये बीजांड है। ये बीजांड किससे जुड़ा हुआ? आप बोलेंगे सर अंडाशय की दीवार से, अंडाशय की भित्ति से। कौन जोड़ रहा है? देखिए, यहां पर एक संरचना मिलती है, यहां पर एक संरचना मिलती है जिसे अपरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरा, या बीजांडासन भी बोलते हैं। अब जरा सोचिए, आसन का मतलब क्या था? जिस पर कोई बैठता है। अब बीजांड जिस पर टिका हुआ है, जिस आसन से जुड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है? बीजांडासन या अपरा। प्लेसेंटा बोलते हैं इंग्लिश में। बताएं, क्या ये इतनी सी बात समझ में आ गई है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। चलें आगे, पक्का कंफ्यूजन तो नहीं। अब दूसरा प्रश्न आप मेरे से पूछेंगे, सर एक पुष्प में जायांग जो होता है वो केवल एक स्त्री केसर से बना होता है कि एक से? बीजांडासन भी बोलते हैं। अब जरा सोचिए, आसन का मतलब क्या था? जिस पर कोई बैठता है। अब बीजांड जिस पर टिका हुआ है, जिस आसन से जुड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है? बीजांडासन या अपरा। प्लेसेंटा बोलते हैं इंग्लिश में। बताएं, क्या ये इतनी सी बात समझ में आ गई है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। चलें आगे, पक्का कंफ्यूजन तो नहीं। अब दूसरा प्रश्न आप मेरे से पूछेंगे, सर एक पुष्प में जायांग जो होता है वो केवल एक स्त्री केसर से बना होता है कि एक से ज्यादा होते हैं? यानी एक पुष्प में केवल एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका, एक अंडाशय, यानी केवल एक स्त्री केसर या एक अंडप होता है, या एक से ज्यादा भी होते हैं? तो मेरा आंसर होएगा एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, या एक से ज्यादा भी हो सकता है। देखिएगा यहां पर, देखिए इस परिस्थिति में, देखिए सबसे पहले इसको देखिए, क्या लिखा हुआ है? आप देखिए क्या लिखा हुआ है? एकांडपी। एकांडपी का मतलब क्या होगा? जरा सोच समझकर मुझे बताएं। एकांडपी का मतलब क्या होगा? जिसमें एक अंडप होगा, यानी एक स्त्री केसर है, एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका, एक अंडाशय, यानी एक स्त्री केसर या एक अंडप है। इसको हम क्या बोलेंगे? एकांडपी। बताएं, इतनी सी बात समझ में आई? अब एकांडपी का उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एकांडपी,
जिसको हम मोनो कार्पिलरी भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा अंग्रेजी का इतना सा ज्ञान अगर समझ में आ जाए, देखो अंडप को क्या बोला था, कार्पल। अब मोनो का मतलब क्या होता है, एक कार्पल मिल रहा है, यानी एक स्त्री केसर मिल रहा है, यानी एक अंडप मिल रहा है, यानी एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका, एक अंडाशय मिल रहा है, खत्म। उदाहरण याद रखना बेटा जी इसका, चना, भूलना मत, कौन, चना। चलिए अब है परिस्थिति ये वाली, ये दो परिस्थितियां देखना। इन दो परिस्थितियों में देखो आपको कितने अंडप दिखाई दे रहे हैं, एक के एक से ज्यादा। आप बोलेंगे सर एक से तो ज्यादा है, यानी ये दो परिस्थितियां क्या कहलाएंगी, बहु, ध्यान से सुनना, क्या बोलेंगे, बहु अंडपी। इन दोनों परिस्थितियों को हम क्या बोलेंगे, बहु अंडपी। यानी दूसरी परिस्थिति हमारी हो गई है कौन सी, बहु अंडपी। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहु अंडपी यानी मल्टी कार्पिलरी। अब ये जो बहु अंडपी परिस्थिति है ये भी दो प्रकार से मिलती है, कि अगर किसी पुष्प में एक से ज्यादा अंडप है, एक से ज्यादा अंडप है, यहां केवल एक था, एक अंडप था, एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका, एक अंडाशय, यानी एक अंडप, ठीक है, क्योंकि ये तीन चीजें मिलकर एक अंडप बनाती हैं, तो एक अंडप था। लेकिन यहां पर जरा देखिए तीन अंडप है, यहां पर भी तीन अंडप है, लेकिन ये दोनों परिस्थितियां भी अलग अलग है। अब ये दोनों परिस्थितियां जो हैं ये बहुअंडपी के प्रकार है। कौन कौन सा, एक है वियुक्तांडपी और एक है युक्तांडपी। कौन कौन सा, एक है आपका बेटा जी युक्तांडपी, जिसे हम बोलते हैं सिनकार्पस, और एक होता है वियुक्तांडपी, एपोकार्पस। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करें और सोच समझकर मुझे बताएं। यहां पर वर्ड लिखा हुआ है युक्त और यहां पर लिखा हुआ है वियुक्त, सोचो क्या मीनिंग होएगा। युक्त का मतलब जब चीजें जुड़ती हैं और वियुक्त का मतलब जब अलग होती है। अब जरा खुद कॉमन सेंस लगाएं, यहां पर एक अंडप है ही एक, किसके साथ जुड़ेगा, कोई है ही नहीं, कोई और अंडप है यहां पर नहीं, लेकिन यहां पर कई अंडप है। अब हो सकता है वो कई अंडप जो हैं आपस में जुड़ जाएं। देखिए यहां पर ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए हैं, लेकिन यहां सॉरी ये आपस में अलग अलग है, लेकिन जरा सोचिए इस परिस्थिति में ये आपस में जुड़ गए हैं, दिख रहा है आपको। क्या यहां पर आपको अंडाशय फ्यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है, अंडाशय, क्या यहां पर अंडाशय इसका अलग है, इसका अलग है ना, और इसका अलग है, एक ऐसे एक पीछे से, यानी ये भी पूरा का पूरा अलग है, ये भी पूरा का पूरा अंडप अलग है, ये भी पूरा का पूरा अंडप अलग है, यानी तीनों अंडप एक दूसरे से मुक्त है। कैसे है बेटा जी, मुक्त होते हैं अंडप। क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, अलग अलग होते हैं, वियुक्त होते हैं। और युक्त का मतलब आपस में जुड़ जाते हैं। कौन, अंडप, अंडप आपस में जुड़ जाते हैं, अंडप मुक्त होते हैं। ये परिस्थितियां आपकी दो प्रकार की हैं। उदाहरण आपने याद रखना है, भूलना नहीं है, टमाटर। प्रश्न बनता है, याद रखना, कौन बेटा जी, टमाटर जो होता है, भूलना नहीं है आपने, उसमें कौन सी परिस्थिति होती है, युक्तांडपी, भूल मत जाइएगा किसी भी हालत में, ठीक है। जबकि गुलाब और कमल जो होता है, मात्र दो उदाहरण याद रखिएगा, गुलाब और कमल में क्या परिस्थिति होती है, एपोकार्पस यानी वियुक्तांडपी, यानी ये वाली परिस्थिति किस में मिलेगी बेटा जी, टमाटर में, और ये वाली परिस्थिति जो है ये किस में मिलेगी, गुलाब और कमल में। बताएं, यहां तक की बात जायांग की आपको समझ में आ गई है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। चलें आगे, पक्का। अब बेटा आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी मैंने आपको एक
स्त्री केसर के बारे में बताया। स्त्री केसर में ऊपर कौन है? वर्तिकाग्र, जो किसको ग्रहण करेगा बेटा जी? आपका पराग कणों को। ये वर्तिका और ये अंडाशय। अंडाशय के अंदर कौन था? जरा सोचिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था अंडाशय के अंदर कौन मिलेगा? बीजांड। किसके अंदर? अंडाशय जो होता है उसके अंदर कौन मिलेगा? बीजांड मिलेगा। अभी मैंने दिखाया नहीं है, रुको। आप मुझे बताएं, मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, ये अंडाशय आगे चलकर क्या बनाता है? याद रखना, ये अंडाशय आगे चलकर बनाता है फल, और ये बीजांड जो होता है ये आगे जाकर परिवर्तित हो जाता है किसमें? बीज में। सिंपल सी लाइन बोली, अंडाशय आगे चलकर किसमें बदल जाएगा? फल में, और बीजांड किसमें बदल जाएगा? बीज में। अब बालक जरा जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से सोच समझ के, आपने आम खाया है, आपने तरबूज भी खाया है, सोच समझकर मुझे एक सिंपल सा आंसर बताइएगा। आम में एक बीज होता है कि बहुत सारे होते हैं? तरबूज में एक बीज होता है कि बहुत सारे होते हैं? आम भी एक फल है, तरबूज भी एक फल है, लेकिन आम में केवल एक बीज है, यानी आम का जो अंडाशय रहा होगा उसमें बीजांड एक रहा होगा, ठीक है। लेकिन तरबूज जो फल है उस फल के अंडाशय में एक बीजांड रहे होंगे कि बहुत सारे? बहुत सारे। इट मींस एक अंडाशय में या तो एक बीजांड हो सकता है या बहुत सारे बीजांड हो सकते हैं। आई होप इतनी सी बात समझ में आई है। चलें, इतनी सी बात समझ में आ गई है क्या? एक अंडाशय में या तो एक बीजांड होएगा, तो ऐसे फल में एक बीज होगा। ऐसा अंडाशय जिसमें बहुत सारे बीजांड होंगे, उस अंडाशय से बनने वाले फल में बहुत सारे क्या होंगे? बीज होंगे। बताइए, बिल्कुल बच्चों वाली चीज समझ में आ गई है। चलें आगे। अब आगे चलने से पहले ना मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना बेटा जी। ये आपको दिख रहा है कौन? अंडाशय, ठीक है। अब इसको ना मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा अगर मेरे पास कुछ होगा। हाँ है, देखिए, मान लो ये जो है, ये मान लो ये जो है नीचे वाला जो ऑरेंज रंग का ये जो भाग जो है ऑरेंज रंग का, ये ऑरेंज, ये मान लो हमारा क्या है? अंडाशय। क्या है बेटा? ये अंडाशय, ठीक है, समझ में आ गया। ऊपर बाकी सारा भाग जो था वो कौन था? हमारा वर्तिकाग्र, वर्तिका, और नीचे कौन है? ये है अंडाशय, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा जो मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कौन है? अंडाशय, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। अब आप मान के चलिए, जब ये आपकी तरफ किया जाएगा तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा? ऐसे ही तो दिखाऊंगा, गोल करके। अभी ये ऐसे है, ऐसे रखा हुआ था इस तरीके से अंडाशय। जब आपकी तरफ दिखाऊंगा तब भी गोल दिखाई देगा, दिखेगा ना, गोल दिखाई देगा। अभी ऐसे है, अब ऐसे दिखाऊंगा तो कैसा दिखाई देगा? गोल दिखाई देगा, दिखाई देगा। अब इधर देखना, इस अंडाशय के बीच में से जो रेखा जाएगी, बिल्कुल बीच में से, क्या वो इसकी अक्ष होगी या नहीं होगी? अक्ष होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल बीच में से जो रेखा जाएगी। सोचो, ये बेटा आपका, ये मान लो अब ऐसे, ये आपका कौन है भैया? ये है हमारा कौन? स्त्री केसर है, ठीक है। आप सिंपल सा देखो, ये हमारा स्त्री केसर है, जिसमें ऊपर आपको दिखाई दे रहा, ऊपर कौन है? वर्तिकाग्र, ये लंबी सी कौन? वर्तिका, और ये नीचे कौन था? अंडाशय, ठीक है। अब मैंने बोला मैं आपको इसको ऐसे कर कर आपकी तरफ दिखा रहा हूं, ऐसे, ठीक है। तो जब ऐसे दिखाऊंगा तो बीच में देखना, यहां पर बीच में, बिल्कुल बीच में, यहां पर क्या है? इसकी अक्ष है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। अब ये एक बीजांड, ये एक अंडाशय था, ये कौन था? एक अंडाशय था। एक और अंडाशय मैं आपको दिखा रहा हूं, देखना, इस अंडाशय को देखिएगा और देखकर मुझे बताएं आपको क्या दिखाई दे रहा है। सोचिए, इस अंडाशय के अंदर एक है ना, ये पूरा एक ही कमरा है, कमरा है मतलब पूरी एक ही जगह है। अब जरा सोचिए, अगर मैं इसको अंदर से बांट दूं, इस अक्ष से एक ऐसे लाइन खींच दूं, ऐसे एक ऐसे खींच दूं, ऐसे खींच दूं, तो क्या अंडाशय अंदर से बट जाएगा या नहीं बट जाएगा? बस इतनी सी बात बता दीजिए, इतनी सी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है? दिख रहा है? ये देखो, ये अंदर से खोखला है पूरा, ठीक है। लेकिन अगर ये खोखला है अंदर से पूरा, ये वाला अंडाशय अंदर से खोखला है, लेकिन इस परिस्थिति में हमने इसको अंदर से क्या कर दिया है? बांट दिया है। किसमें? पालियों में। ये भी क्या है? पालियां है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये मीनिंग समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या? कि कुछ अंडाशय अंदर से बटे हुए होते हैं और कुछ अंडाशय अंदर से बटे हुए नहीं होते हैं।
समझ में आ गया। अब आप मुझे बताएंगे यहां पर कितनी पालियां मिल रही हैं। आप बोलेंगे सर 3 पालियां मिल रही हैं। यहां बताएं कितनी पालियां मिल रही हैं। आप बोलेंगे सर 0। नहीं भैया, ये पूरी एक कमरा है, पूरी एक पाली है, यानी ये एक पालित संरचना है और ये आपकी त्रिपालित संरचना है। 3 पालियां यहां पर मिल रही हैं, यहां पूरी एक पाली है। बीच में कौन है? अक्ष। ये बीच में कौन है? अक्ष है। आया? मीनिंग समझ में आया? अब आप बोलेंगे सर ये क्यों बताया? क्योंकि अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा जी बीजांड न्यास, प्लेसेंटेशन। अब साहब ये क्या होता है? बीजांड न्यास क्या होता है? आइए जल्दी से समझते हैं बीजांड न्यास का मतलब क्या होता है। जब अंडाशय में बीजांड आसन पर एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हैं। देखकर मुझे बताएं, आपको यहां परिस्थितियां दिख रही हैं? देखिए ये अंडाशय है, आपको यहां पर 3 पालियां दिख रही हैं, आपको यहां पर 1 पाली दिख रही है, आपको यहां पर 1 पाली दिख रही है। ये 3 परिस्थितियां दिख रही हैं। इन 3 परिस्थितियों में जरा देखना और सोच समझकर मुझे बताना, ये जो संरचना है ये जो संरचना है ना, ये है बेटा जी क्या? बीजांड। ये क्या है? बीजांड। कौन है ये? बीजांड। और ये बीजांड जुड़े हुए हैं किसके अंदर? बीजांड किसमें है? अंडाशय में। भाई बीजांड किस में मिलेंगे? अंडाशय में मिलेंगे। और अंडाशय में मैंने अभी आपको बताया था किससे जुड़े होते? किसी आसन से टिके रहते, किसी आसन से जुड़े रहते, जिसका नाम क्या था? बीजांड आसन। अब जरा सोचिए क्या लिखा हुआ, जब अंडाशय में, किसमें? अंडाशय में है, कौन मिल रहे हैं? बीजांड मिल रहे हैं। बीजांडासन पर, किससे? बीजांडासन पर एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े हुए। अब जरा सोचिए, यहां पर अलग क्रम में जुड़े हुए, यहां पर अलग तरीके से जुड़े हुए, यहां पर अलग तरीके से जुड़े हुए, तो ये अलग अलग तरीके से पाया जाना किसका? बीजांड का पाया जाना। किससे जुड़कर? बीजांडासन से जुड़कर। ये क्रम जो होगी, ये व्यवस्था जो होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? बीजांड न्यास। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये बीजांड न्यास आपको कितने प्रकार के दिखाई दे रहे हैं? 5 दिख रहे हैं। आइए फटाफट करके एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ये जो 5 प्रकार के आपके बीजांड न्यास है, सबसे पहला है सीमांत। सीमांत देखकर आपको पता लग रहा है ये किस में मिलेगा बेटा जी? मटर में, क्योंकि आपने ऐसा डायग्राम किस में देखा है? मटर में। अब हमने बोला देखिएगा, ये मटर की फली है, मान लो क्या है? ये मटर की फली है। अब ये फली और ये फली, आपने मटर खाया? मटर की फली होती है ना, मटर की दोनों फली जहां एक दूसरे से जुड़ रही हैं, मान लो इस जगह से जुड़ रही थी, अब इस जगह से जहां पर जुड़ रही है वहां पर मिल रहा है क्या? बीजांडासन। क्या मिल रहा है? बीजांडासन। और इसी बीजांडासन के इधर क्या लगे पड़े हैं? जरा सोचिए, बीजांड लगे पड़े हैं। अब जब आप मटर की फली खोलते हैं तो यहां पर ये बीज नहीं मिलते हैं, किसके? मटर के। तो ऐसा बीजांड न्यास क्या कहलाता है? याद रखना, सीमांत कहलाता है, यानी एक सीमा थी। जैसे मान लो भैया ये भारत है, ये पाकिस्तान है, और इनके बीच में ये जो सीमा है, ये सीमा जो थी ये क्या थी? एक बीजांडासन था। और इस बीजांडासन पर दोनों तरफ क्या मिल रहे हैं? बीज मिल रहे हैं, यानी बीजांड मिल रहे हैं। ऐसा बीजांड न्यास क्या कहलाएगा? सीमांत दनादन दन। उदाहरण याद रखना किसमें बेटा जी? मटर में मिलते हैं। और एक और याद रखना, चना। 2 ठीक है। आइए दूसरा है बेटा जी यहां पर स्तंभीय, या इसको हम अक्षीय भी बोल सकते हैं। अब इस परिस्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना था कि आपको मैंने अभी अक्ष दिखाई थी, कहां पर थी? बिल्कुल बीच में थी ना। ये जरा देखिएगा यहां पर आपको बीजांड कहां पर जुड़ते दिखाई दे रहे हैं? आप सीधा बोलेंगे सर बीजांड अक्ष से जुड़ रहे हैं। बीजांड अक्ष
से लगे हुए हैं। किससे लगे हुए हैं बेटा जी? अक्ष से लगे हुए हैं। कौन लगे हुए हैं? बीजांड। और दूसरा यहां पर अंडाशय, अंडाशय क्या है? क्या आपको एक पालित दिखाई दे रहा है या त्रिपालित दिखाई दे रहा है? त्रिपालित, या त्रिपालित की जगह मैं बेटर वर्ड बोलूंगा बहुपालित होता है। याद रखना कैसा होता है? बहुपालित होता है। जरा सोचिए, आप बोलेंगे सर यहाँ तो 3 दिखाई दे रहे हैं। बेटा अलग अलग उदाहरण में कई, जैसे आपने सुना होगा क्या, टमाटर, टमाटर आज काटना, टमाटर को काटना, देखना, आज प्रैक्टिकली कर कर देखना, टमाटर को काटना देखना, इस तरीके से अंदर से क्या मिलेंगी? पालियां मिलेंगी। ठीक है, तो उदाहरण याद रखना, ये जरूर याद रखना, अंडाशय कैसा होता है? बहुपालित होता है, बहुत सारी पालियां होती हैं, और बीजांड जो होते हैं वो अक्ष से लगे होते हैं। उदाहरण बहुत सिंपल सा, क्या? टमाटर। भूल मत जाना किसमें मिलता है बेटा जी? टमाटर में और गुड़हल में भी। टमाटर और गुड़हल में कैसा मिलता है? स्तंभीय बीजांड न्यास मिलता है। आइए तीसरा भित्तीय। अब जरा सोचिए, भित्ति का मतलब क्या होता है? भित्ति का मतलब क्या होता है? दीवार होता है ना, वॉल होता है ना भित्ति को, जैसे हम बोलते हैं ना कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल, यानी दीवार। अब जरा सोचिए, यहां पर बीजांड कहां दिखाई दे रहे हैं आपको? भित्ति से लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। खत्म, इसमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। साथ ही साथ ये भी याद रखना, अंडाशय यहां पर एक पालित है। अंडाशय कैसा है बेटा जी? अंडाशय, अंडाशय एक पालित है, पालियों में नहीं बटा हुआ है। याद रखना कैसा है? अंडाशय एक पालित है और बीजांड भित्ति पर लगे हुए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? भित्तीय। याद रखना सरसों और लौकी, सरसों और लौकी जो होती है, भूलना मत। कौन कौन बेटा? सरसों, लौकी। अच्छा एक और उदाहरण याद रख लेना, नींबू भी याद रख लेना। सरसों, लौकी, नींबू इंपॉर्टेंट है, नीट में प्रश्न पूछे जाते हैं इनके उदाहरण से। सरसों, लौकी, नींबू में क्या मिल रहा है? भित्ति है। उसके बाद टमाटर और गुड़हल में कैसा मिल रहा था? स्तंभीय, या स्तंभीय का दूसरा नाम है अक्षीय। और मटर और चने में, मटर स्पेशली याद रखना, उसमें क्या मिल रहा था? सीमांत मिल रहा था। ये 3 मैंने आपको बता दिए हैं। अब आ जाते हैं चौथा। चौथा जो है उसका नाम है आधारी। अब इसमें सिंपल सा, जो मैंने आपको डायग्राम बताया था ना, ये देखो, ये देखिए। अब आप मुझे बताएं, ये है बीजांड, कितना है? एक है। यानी इसमें आपने याद रखना है अंडाशय में, अंडाशय में, अंडाशय में एक बीजांड होगा। क्या? अंडाशय में एक बीजांड होगा, और जो आधार से चिपका होगा। जरा सोचिए, किससे चिपका हुआ बेटा जी? आधार से चिपका हुआ है। उदाहरण इसका याद रखना, सूरजमुखी, भूलना नहीं है, सूरजमुखी और गेंदा। ये 2 उदाहरण फिर से इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं, यहां से प्रश्न उठते हैं नीट में। याद रखना सूरजमुखी और गेंदा जो है, इसमें कैसा बीजांड न्यास मिलता है? आधारी, यानी आधार पर लगे हुए हैं। कौन बेटा जी? आपके बीजांड। और एक ही बीजांड मिलेगा किसमें? अंडाशय में। आखिरी जो है जिसका नाम है मुक्त स्तंभीय, फ्री सेंट्रल। अब इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, देखो इसको ध्यान से देखो। यहां पर आपको बीजांड कहां पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं? आप बोलेंगे सर अक्ष से लगे हुए थे, है ना? यहां पर भी कहां लगे हुए हैं? बीजांड अक्ष से जुड़े हुए हैं, ये लगे हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? अक्ष से। आप बोलेंगे फिर फर्क क्या है? देखो यहां पर और यहां पर क्या फर्क आपको दिखाई दे रहा है? यहां पर किससे जुड़े हुए हैं? अक्ष से। और यहां पर भी किससे जुड़े हुए हैं? अक्ष से। लेकिन यहां पर एक पालित है कि बहुपालित है? आप बोलेंगे सर ये एक पालित है, और ये कैसा था भैया? आपका बहुपालित था। यही अंतर था बस इसमें। तो याद रखना ये कैसे होते हैं? एक पालित होते हैं। कौन एक पालित होता है बेटा जी? याद रखना अंडाशय जो होता है, अंडाशय कैसा होता है? एक पालित होता है। भूल मत जाना, उदाहरण इसका डायएंथस। याद रखना कौन होता है? डायएंथस और प्रिमरोज।
डायंथस और प्रिमरोज, ये दो उदाहरण कतई मत भूल जाना। किसके थे? ये मुक्त स्तंभीय के थे। याद रखना, ये क्या था? मुक्त स्तंभीय, और वो क्या था? आपका स्तंभीय। दोनों में बस मामूली सा इतना सा ही अंतर था। अब ये था बेटा जी आज का लेक्चर, और आज मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, पुमंग और साथ साथ क्या? जायांग। मैंने आपको पुमंग बताया, पुमंग में पुंकेसर का ससंजन बताया, आसंजन बताया, जायांग बताया, जायांग में आपको स्त्री केसर जो था उस स्त्री केसर के बारे में बताया कि स्त्री केसर जो होता है या तो युक्तांडपी होएगा, वियुक्तांडपी होएगा, अगर बहुअंडपी होएगा या एक अंडपी होएगा, और फिर हमने बीजांड न्यास देखा। ये सब कुछ देखा। समय हुआ है बेटा जी अब आपका क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। अक्षीय बीजांड न्यास पाया जाता है। अक्षीय बीजांड न्यास किस में पाया जाता है? अक्षीय गुड़ल, बैंगन, टमाटर, उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइएगा। दूसरा प्रश्न बच्चों, सीमांत बीजांड न्यास पाया जाता है। सीमांत बीजांड न्यास पाया जाता है किसमें? मटर में, सूरजमुखी में, गेंदे में या सरसों में? चलिए समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते बेटा जी। यहां पर पहला प्रश्न था अक्षीय बीजांड न्यास किस में पाया जाता है। देखिए अक्षीय बीजांड न्यास का मतलब क्या था? याद करिए, स्तंभीय भी था जो आपका किस में मिल रहा था बेटा जी? याद करिएगा किस किस में? गुड़ल में भी था, बैंगन में भी था, और नहीं इसमें गुड़ल में, टमाटर में, बैंगन में, गुड़ल में, टमाटर में, गुड़ल, टमाटर और बैंगन मैंने आपको नहीं बताया था। चलो कोई बात नहीं, वैसे ये याद रखना बैंगन में भी होता है गुड़ल। अच्छा गुड़ल दिख गया, गुड़ल मैंने आपको बताया था अक्षीय। टमाटर भी मैंने आपको बताया। जब दो मिल गए तो याद रखना तीसरा बैंगन में भी मिलता है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। याद रखना, भूलना मत इस चीज को, ठीक है। दूसरा प्रश्न था बच्चों हमारा सीमांत बीजांड न्यास किस में मिलता है? सीमांत यानी सीमा थी भारत पाकिस्तान, याद आ रहा है? मटर, और किसमें था? चना। उसके अलावा यहां पर कोई है ही नहीं। जरा सोचिए, सूरजमुखी और जो गेंदा जो था इसमें कौन सा मिल रहा था बेटा जी? आपका आधारी मिल रहा था। सरसों जो था इसमें कौन सा मिल रहा था? भित्तीय मिल रहा था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मटर। ये था बेटा जी आज का क्विज। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है, नीचे मिलेगा आपको होमवर्क। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी? फल की। चैप्टर ऑलमोस्ट अपने अंत की ओर ही है, ठीक है। मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।